बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमने टेंडर सीमेंट के चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है। जिंक फॉस्फेट सीमेंट को हमने डिटेल में देख लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको समझा रही थी, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताई मैंने, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताई, इलास्टिसिटी बताई, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। प्रिवेंट डिफॉर्मेशन व्हेन एम्प्लॉयड एज अ ल्यूटिंग एजेंट, ठीक है। हम इसको प्रिवेंट करते हैं डिफॉर्मेशन से जब हम इसको एज अ ल्यूटिंग एजेंट जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन रेस्टोरेशन में या अंडर हाई मेस्टिगेटरी स्ट्रेस जहाँ पे होती हैं वहाँ पे लाइक मोलर्स में, प्री मोलर्स में, ठीक है, जहाँ मेस्टिगेटरी स्ट्रेस होता है, तो अगर वहाँ पे एज अ ल्यूटिंग एजेंट इसको यूज़ करेंगे रेस्टोरेशन में, तो वहाँ पे हम इसको प्रिवेंट करेंगे डिफॉर्मेशन से, क्योंकि डिफॉर्म पे हो सकता है जब हाई मेस्टिगेट, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना, इसकी वेरी करती है। अभी जो मैंने ऊपर बताई ना, तो वो उसकी वेरी करती है किसके साथ, वेरी विद द पाउडर लिक्विड रेशो। मतलब पाउडर लिक्विड रेशो के हिसाब से ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये वेरी करती है, ठीक है। तो पाउडर लिक्विड रेशो जो है, जो रिकमेंडेड है जिंक फॉस्फेट के लिए 1.4 ग्राम पाउडर है और 0.5 मिलीलीटर लिक्विड है, ठीक है। ये रिकमेंडेड किया जाता है कि भाई 1.4 ग्राम पाउडर ले और 0.5 लीटर लिक्विड ले, ठीक है। रिडक्शन इन द पाउडर लिक्विड रेशियो ऑफ द मिक्स प्रोड्यूस अ वीकर सीमेंट। अगर आप ये जो रिकमेंडेड है ना पाउडर लिक्विड रेशियो जो रिकमेंडेड है, अगर आप इसको जो है मज़ीद कम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1.4 रिकमेंडेड था, आपने 1.2 ले लिया, आपने 1.1 ले लिया, और 0.5 मिलीमीटर लिक्विड था, आपने 0.3 ले लिया, तो मतलब आपने कम कर दिया ना पाउडर लिक्विड रेशियो जो रिकमेंड था, उससे आप कम कम डिक्रीज पे चले गए। मीन रिडक्शन इन पाउडर लिक्विड रेशियो जब आप करेंगे तो जो मिक्स होगा ना आपका जिंक फॉस्फेट का, वो वीकर होगा, वीकर सीमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि इसका मतलब जब वीकर होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी क्या हो जाएगी, वो वीक सीमेंट है। इसका क्या मतलब है कि उसकी कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि आपने पाउडर लिक्विड रेशो को कम कर दिया। जो रिकमेंडेड था उससे आपने क्या कर लिया, उससे कम यूज़ किया, तो उसकी अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ थी कंप्रेसिव और टेंसाइल वो कम हो गई, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि ये वेरी कर सकती है। अच्छा, ये देखिए वही है कि चेंज जब करेंगे पाउडर को फॉर रिकमेंडेड अमाउंट से, ठीक है, तो वो इस तरह से जो है कंप्रेसिव उसमें डिक्रीज आता रहता है। अच्छा, उसके बाद देखें रिटेंशन ऑफ द सीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाय मैकेनिकल इंटरलॉकिंग एट इंटरफेस, नॉट बाय केमिकल इंटरेक्शन। ये बात याद रखनी है कि अगर इस जिंक फॉस्फेट की रिटेंशन की बात की जाए ना, तो ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है, एट इंटरफेस, ठीक है। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, इसमें केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। BCQs में भी आता है कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग किस में होती है, ठीक है। ऑप्शन दिए होंगे, 3 गलत होंगे, एक जिंक फॉस्फेट होगा, तो आपने जिंक फॉस्फेट पे टिक करना है। एनी कोटिंग अप्लाइड ऑन दी टूथ सरफेस फॉर पल्प प्रोटेक्शन रिड्यूसेस रिटेंशन। अगर कोई भी आपने कैविटी की हुई है, ठीक है, कैविटी बनाई हुई है और आप पल्प को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपने कोटिंग की है, कोई भी लाइनर लगाया हुआ है, कोई भी बेस लगाया हुआ है, कोई वार्निश अप्लाई किया है, ठीक है, कोई भी कोटिंग आपने टूथ सरफेस पे की है पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आप चाह रहे हैं कि जिंक फॉस्फेट की रिटेंशन हो जाए, तो वो रिड्यूस हो जाएगी रिटेंशन उस कोटिंग की वजह से। उस कोटिंग की वजह से वो रिटेंशन क्यों रिड्यूस हो जाएगी, खुद बताएं, अभी बताया है। क्योंकि वहाँ पे तो लाइनर या कोई बेस या कोई वार्निश लगा होगा, और वहाँ पे जो जिंक फॉस्फेट होगा उसकी रिटेंशन कम हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे तो, क्योंकि आपको पता है वो क्यों कम होगी, क्योंकि जिंक फॉस्फेट में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होने की वजह से वहाँ पे उसकी जो रिटेंशन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये बात है, ये बात याद रखना है कि भाई मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, केमिकल इंटरेक्शन नहीं होती। अगर कैविटी पे कोई कोटिंग की हुई है, ठीक है, एज लाइनर, एज बेस, एज वार्निश, तो वहाँ पे जो जिंक फॉस्फेट की जो रिटेंशन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्यों होती है? क्योंकि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की वजह से, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखें, एसिडिटी ऑफ द मटेरियल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। आपने खुद देखा कॉम्पोजिशन में, जिंक फॉस्फेट की कॉम्पोजिशन में लिक्विड पार्ट में आपने देखा कि फॉस्फेरिक एसिड था, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से वो जो मटेरियल है वो एसिडिटी एसिडिटी क्रिएट करता है मटेरियल की, जिंक फॉस्फेट। टू मेन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग, जब आप स्टार्ट करते हैं ना जिंक फॉस्फेट को, पाउडर लिक्विड को मिक्स करना स्टार्ट करते हैं,
तो तब उसकी जो pH होती है वो 2 होती है, और आफ्टर 24 आवर मतलब 24 घंटे बाद उसकी pH 5.5 होती है, मतलब स्टिल वो एसिडिक ही रहता है। जब आप उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, आफ्टर स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने के बाद जो है उसकी जो pH होती है वो 2 होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है वो। और 24 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो वो 5.5 होता है, मतलब फिर भी एसिडिक होता है वो, ठीक है, 5.5, तो ये एसिडिक है। तो मतलब इसी वजह से ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जाहिर सी बात है, फिर एसिडिटी ऑफ मटेरियल है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है। तो इसी वजह से हम जो है फिर देखना पड़ता है कि कहीं ये जो है कोई प्रॉब्लम्स को ना कर दे। तो ये बात याद रखिएगा कि ये एसिडिटी ऑफ मटेरियल की, जो जिंक फॉस्फेट की एसिडिटी किस वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। 24 आवर के बाद भी 5.5 होती है, खुद सोचे, फिर ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, वर्किंग एंड सेटिंग टाइम। वर्किंग टाइम फॉर सीमेंट जो है, सेटिंग टाइम फॉर जिंक फॉस्फेट सीमेंट बिटवीन 2.5 to 8 मिनट। जिस तरह से मैंने बताया था कि वर्किंग टाइम जो है वो 2 से 5 मिनट तक हो सकता है मोस्टली सीमेंट का, और जो सेटिंग टाइम होता है वो 2.5 से 8 मिनट तक होता है, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में ही बताया था, जो स्टार्ट का हमारा पार्ट 1 था उसमें। अच्छा, इट इज़ डिजायर्ड टू एक्सटेंड द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट वर्किंग टाइम फॉर मैनिपुलेशन, ठीक है। तो एक्सटेंड करने के लिए सेटिंग टाइम को हम जो है सफिशिएंट वर्किंग टाइम देते हैं, मैनिपुलेशन के लिए इसको छोड़ दें। अच्छा, एक्सटेंडेड सेटिंग टाइम चेयर साइड, मतलब हम एक्सटेंड करना चाहते हैं सेटिंग टाइम को चेयर साइड, तो हम क्या करेंगे, हम पाउडर लिक्विड रेशियो को रिड्यूस कर देंगे। जब हम पाउडर लिक्विड रेशियो को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, थिनर मिक्सचर बनेगा। खुद देखें, अगर हम सेटिंग टाइम को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो हम जो पाउडर लिक्विड रेशियो है ना जिंक फॉस्फेट का, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। खुद से जो पाउडर लिक्विड रेशियो रिड्यूस करने का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। इसका मतलब ये है कि पाउडर कम और लिक्विड ज़्यादा। पाउडर लिक्विड रेशियो को रिड्यूस करने का मतलब ये है, देखिए पाउडर ऊपर नॉमिनेटर में है तो पाउडर कम होगा क्योंकि पूरी रेशियो रिड्यूस हो रही है, तो पाउडर कम होगा, और जो लिक्विड है वो इंक्रीज होगा। तो खुद देखें, जब लिक्विड ज़्यादा होगा, पाउडर कम होगा, तो मिक्सचर कैसा होगा, थिनर मिक्सचर होगा, ठीक है। ये सारी जो है कॉन्सेप्चुअल बातें जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो बेटे, रिड्यूस पाउडर लिक्विड रेशियो जो है, थिनर मिक्सचर आपको इससे मिलेगा। और इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, ये जो थिनर मिक्सचर जो आपको मिलेगा, इससे क्या होगी, चेंज हो जाएगी, एडवर्सली अफेक्ट करेगा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी, ठीक है। और रिजल्ट करेगा इन लोअर इनिशियल पीएच, बहुत ज़्यादा कम पीएच हो जाएगी। ऑल्सो डिक्रीज दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि अगर पाउडर लिक्विड रेशियो जो रिकमेंडेड आपको दी हुई, अगर आप उससे कम मिक्स करेंगे तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जाहिर सी बात चेंज होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और पीएच जो थी वो एसिडिटी उसकी और ज़्यादा इनिशियल लो पीएच हो जाएगी, मीन मोर एसिडिटी हो जाएगी। मिक्सिंग सीमेंट इन इंक्रीमेंट एंड इंट्रोड्यूस स्मॉलर क्वांटिटीज़ ऑफ पाउडर इनटू द लिक्विड, ठीक है। क्या होगा कि हम जब मिक्सिंग करेंगे ना तो वो इंक्रीमेंट्स में करेंगे, और जो स्मॉलर क्वांटिटीज़ ऑफ पाउडर है ना वो लिक्विड में हम ऐड करते जाएंगे फॉर फर्स्ट फ्यू इंक्रीमेंट्स, ठीक है। तो इसको छोड़ दे, बस जो मेन चीज़ थी ये वही चीज़ है जो आपको स्टार्ट में ही बताया था कि पाउडर लिक्विड रेशियो को रिड्यूस करने से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। मीन पाउडर लिक्विड रेशियो जो रिकमेंडेड आपको जिंक फॉस्फेट के लिए दी हुई, अगर आप उससे कम यूज़ करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये सारी वही बातें हैं। प्रोलोंगिंग द स्पेचुलेशन ऑफ द लास्ट इंक्रीमेंट, अगर आप जो है स्पेचुलेशन जो है लास्ट इंक्रीमेंट की प्रोलोंग करते हैं तो मिक्स्ड मैट्रिक्स जो होगा विल बी डिस्ट्रॉयड एज इट फॉर्मिंग एक्स्ट्रा टाइम विल बी नीडेड टू build the bulk of matrix. Most effective method to regulate the temperature of the mixing slab, ये करेंगे मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेचुलेशन करेंगे लास्ट इंक्रीमेंट की तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ठीक है, और आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है उसको। और बाकी मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो है वो आप रेगुलेट करें टेम्परेचर जो है मिक्सिंग स्लैब का, उसको कूलिंग द स्लैब रिटार्ड द रिएक्शन बिटवीन पाउडर, मतलब आप जो स्लैब है ना उसका टेम्परेचर रेगुलेट किया करें, मतलब स्लैब जो है उसको कूल रखें, जिससे क्या होगा वो रिटार्ड करेगी, कूलिंग दी स्लैब जो है रिटार्ड द रिएक्शन बिटवीन पाउडर एंड लिक्विड, देयर बाय रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो अगर आप कूल करते हैं ग्लास स्लैब को तो वो रिटार्ड करेगी, जो रिएक्शन होगा ना पाउडर और लिक्विड के दरमियान उसको रिटार्ड करेगी, वो होने नहीं देगी, और फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड हो रहा होगा, जिससे क्या होगा कि जो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पाउडर आपने डाला था लिक्विड में उससे जो है वो हाई विस्कोसिटी नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि वो रिटार्ड हो रहा होगा रिएक्शन। तो आपने जो है मोस्ट इफेक्टिव मतलब यही है कि आप ग्लास स्लैब मिक्सिंग स्लैब का टेम्परेचर को रेगुलेट
रखा करें, ठीक है। मिक्सिंग एट रूम टेम्परेचर विल रिजल्ट इन मिक्स ऑफ हाई विस्कोसिटी। जब आप रूम टेम्परेचर मिक्स करते हैं तो जो रिजल्ट होगा ना, जो मिक्सचर का, पाउडर लिक्विड मिक्सचर का, तो वो मिक्सचर जो है ना वो हाई विस्कोसिटी उसकी होगी, हाई विस्कोसिटी। तो बेटा ये जो है ना, ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी ये जो है सारी, मतलब इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वो याद रखिएगा। इसमें क्या है कि टेम्परेचर रेगुलेट, मोस्ट ऑफ मेथड क्या है कि आप रेगुलेट करें मिक्सिंग स्लैब को, बाकी जो है सारी चीज़ें रहने दें, वो सब समझाने के लिए थी, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रही होती हूँ ना, तो उसमें मैं आप हर स्लाइड के आखिर में आपको दोबारा से रिकॉल करवाती हूँ कि कौन सी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बता दी। अच्छा, टेम्परेचर एट 18 डिग्री सेल्सियस पे आप देख रहे हैं, ठीक है। 18 डिग्री सेल्सियस पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम होगा, अभी मैंने बताया कि जब कूलिंग ग्लास स्लेब को आप कूल रखेंगे तो वो रिटार्ड करेगा, वो रिटार्ड कर देगा पाउडर और लिक्विड के, जो अभी मैंने ऊपर बताया ना, जब पाउडर और लिक्विड जब आप मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा, इसका रिएक्शन रिटार्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपने कूल ग्लास स्लेब ली हुई है, मीन जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तभी तो कूल है ना। और क्या होगा, वो फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड करेगा। आप देख रहे हैं कितना थिन मिक्स है, ठीक है। जबकि दूसरा टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, जब आप रूम टेम्परेचर पे मिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए आप देख रहे हैं हाई विस्कोसिटी है इसकी। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जब हम रूम टेम्परेचर मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर होगा उसकी हाई विस्कोसिटी होगी, और अगर आप कूल ग्लास स्लैब मिक्स करेंगे तो रिटार्ड होगा रिएक्शन और थिनर मिक्स होगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिए रूम टेम्परेचर पे हाई विस्कोसिटी होगी, जो मैंने आपको सेकेंड डायग्राम दिखाई, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने बताया कूलिंग द ग्लास स्लैब बिटवीन, वो तो रिटार्ड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड कर देगा, जो फर्स्ट डायग्राम दिखाई जिसमें बहुत थिन था। ये देखें गिरे जा रहा है, ये देखें गिरे जा रहा है, कूल हुई हुई ग्लास स्लैब, टेम्परेचर कम है ग्लास स्लैब का, कूल है। और 27 डिग्री जो कि रूम टेम्परेचर है, इस पर देखें थिकर है, मीन विस्कोसिटी हाई है इसकी। अच्छा, उसके बाद आ जाए मैनिपुलेशन। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें साथ साथ डायग्राम देखते रहें और ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या मैं पढ़ा दूँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पाउडर पॉसिबल फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन शुड बी यूज। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, कूल मिक्सिंग स्लैब शुड बी एम्प्लॉयड, द लिक्विड शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड इन द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग, प्रिवेंट एवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। द पाउडर शुड बी डिवाइडेड इन, पाउडर को ना आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर देना है। मिक्सिंग दी इनिशिएटेड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर आपने डालना है, ब्रिक स्पेशलाइजेशन करनी है। द प्रोसेस शुड बी सीडेड इमीडिएटली, और आपने फ़ौरन से जो है उसे प्रोसेस पे जो है सीड कर देना है, ठीक है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बनने से पहले। एक्सेसिव सीमेंट कैन बी रिमूव, और जो एक्सेसिव सीमेंट होगा उसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पाउडर जो है फॉर द पार्टिकुलर एप्लीकेशन शुड बी मिनिमम सॉलिबिलिटी, ठीक है, मिनिमम सॉलिबिलिटी हो जाएगी उसकी, इंश्योर करेगा। जब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पाउडर यूज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी उससे, ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। जिस तरह से आपको जो रिकमेंडेड पाउडर लिक्विड रेशियो दिया था ना, किसका, और एक जिंक फॉस्फेट का 1.4 आपको दिया था पाउडर ग्राम में, और 0.5 लीटर। जब आप इसमें देखा कि पाउडर ज़्यादा है दिया है ना, वो क्यों ज़्यादा है, ताकि मिनिमम हो, सॉलिबिलिटी मिनिमम होगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहे हो आप, कूल मिक्सिंग स्लैब जो है शुड बी एम्प्लॉयड, नॉट द लिक्विड शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड अंडर द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग, प्रिवेंट एवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसको छोड़ दे, ठीक है। तो ये 4 बातें थी जो मैंने आपको समझा दी। ये देखें, ये इंक्रीमेंट्स में लिया हुआ है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है, और ये आपने देखे पाउडर को इंक्रीमेंट्स में लिया हुआ है, उसको ब्रिक्स स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आपने जो है बिफोर मैट्रिक्स बनने से पहले इसको जो है प्रोसेस में डाल देना है और अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट पे आ जाए। तो बेटे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट में आपने कैनेडियन बायोकेमिस्ट में डेवलप फर्स्ट के इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट, ठीक है, ये याद रहे तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट बाय सब्स्टिट्यूट द फॉस्फेरिक एसिड ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट, इसमें इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था फॉस्फेरिक एसिड ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट विद पॉलीएक्रेलिक एसिड। पॉलीएक्रेलिक एसिड को अब आपने देखा कि सेम जिंक फॉस्फेट की तरह ही इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया फॉस्फेरिक एसिड को जिंक फॉस्फेट सीमेंट के साथ, ठीक है, और उसके साथ पॉलीएक्रेलिक एसिड ले लिया। इसी वजह से इसे कहते हैं जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। आप जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट पढ़ रहे हैं क्योंकि अब इस कैनेडियन बायोकेमिस्ट ने क्या किया था, फॉस्फोरिक एसिड को जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट का जो फॉस्फेरिक एसिड है ना, ठीक है,
अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं बेटे, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट कैनेडियन बायोकेमिस्ट ने डेवलप किया था फर्स्ट। पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट को किस तरह से सब्स्टिट्यूट किया गया था, फॉस्फोरिक एसिड जो है ना, जो फॉस्फोरिक एसिड है, किसका जिंक फॉस्फेट सीमेंट में फॉस्फोरिक एसिड यूज़ होता है ना वो, और उसको पॉलीएक्रिलिक एसिड के साथ ले लिया, ठीक है। इस तरह से क्या किया, फर्स्ट सिस्टम डेवलप विद दिस पोटेंशियल ऑफ एडिशन ऑफ द टूथ। तो ये वो है जो कि पोटेंशियल लगाता है एडिशन टू द टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ टू द टूथ स्ट्रक्चर, टूथ स्ट्रक्चर के साथ जो एडिशन होती है, रिएक्ट विद द कैल्शियम आयन। ये किस तरह से जो है पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है जो कैल्शियम आयन होते हैं ना इनेमल के और डेंटिन के, ठीक है, थ्रो कार्बोक्सिल आयन, जो कार्बोक्सिल आयन होते हैं जो उसमें कैल्शियम आयन होते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। देखिए ये तो सरफेस है, तो ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम आयन के साथ, ठीक है, इनेमल और डेंटिन पे जो होते हैं, और किसके थ्रू रिएक्ट कर रहा है, कार्बोक्सिल आयन, ठीक है, उसके थ्रू रिएक्ट कर रहा है।